उत्तर प्रदेश में बहुचर्चित और सबसे ज़्यादा अब तक की विवादित प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसका विज्ञापन दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। जनवरी 2019 में इसकी परीक्षा आयोजित की जाती है। उसके बाद से मामला कोर्ट में चला जाता है। 2020 में इसके रिजल्ट की घोषणा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर होती है। उसके बाद से 2 साल बाद इसमें आरक्षण विवादित मामले को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में चल रहे थे। इसका पॉलिटिकल अप्रोच भी देखने को मिला और विधानसभा चुनाव 2022 में इसका व्यापक असर जरूर देखने को मिला था। इन सब के बाद से ये मामला सिंगल बेंच में गया, जहां पर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के द्वारा ये आदेश दिया गया कि 3 महीने में पूरी भर्ती प्रक्रिया को रिविजिट करने के आदेश दे दिए गए और जो चौथी लिस्ट आरक्षण विवादित मामले के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग जारी करता है, उस लिस्ट को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए क्वैश कर दिया गया था। उसके बाद से ये मामला डबल बेंच में गया और डबल बेंच की कोर्ट ऑर्डर कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसमें जो बदलाव किए गए हैं सिंगल बेंच के ऑर्डर में वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या वाकई में आरक्षण घोटाला हुआ था या नहीं। तो जिस प्रकार से माननीय सिंगल बेंच और अब माननीय डबल बेंच का जजमेंट आया है, उसके हिसाब से निश्चित तौर पर आरक्षण में कुछ विसंगतियां हैं। मैं विसंगति वर्ड इस वजह से यूज कर रहा हूं क्योंकि इस सरकार में घोटाले का नाम बदल करके शायद विसंगति रख दिया गया है। अगर यही दूसरे पार्टी की सरकार रहती तो अब तक आरक्षण घोटाला इतना हल्ला और इतना मीडिया में इस मामले को लेकर के कवरेज कर दी गई रहती कि ये पूरा मुद्दा हाईलाइट हो जाता। लेकिन 69,000 में आरक्षण विवादित मामले को लेकर के कभी भी घोटाला वर्ड यूज नहीं किया गया, बल्कि विसंगति वर्ड यूज किया गया। अब डबल बेंच के कोर्ट ऑर्डर के एक एक पॉइंट पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये कोर्ट ऑर्डर कॉपी 50 पेज की है। डायरेक्टली हम लोग इसके 49वें पेज पर चलेंगे, जहां पर माननीय डबल बेंच ने अपने पूरे जजमेंट को कॉन्क्लूड किया है। आप देख सकते हैं, इन व्यू ऑफ द स्पेशल अपील आर डिस्पोज्ड ऑफ विद द फॉलोइंग डायरेक्शन। यहाँ पर ऑनरेबल डबल बेंच के द्वारा क्या डायरेक्शन दिए गए हैं आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पहला है, द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न अथॉरिटीज शैल प्रिपेयर अ सेलेक्ट लिस्ट ऑफ 69,000 कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट टीचर ऑन द बेसिस ऑफ ATRE 2019 एज पर अपेंडिक्स 1 to the service rule 1981 afresh ignoring the select list date 1/6/2020 और 5/1/2022। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहली सिलेक्शन लिस्ट 1 जून 2020 को जारी की गई थी और उसके बाद से 5/1/2022 को जो 6800 की लिस्ट जारी की गई थी, ये जारी की गई थी। तो डबल बेंच ने ये कहा है कि जो सर्विस रूल 1981 है, उसके अपेंडिक्स 1 को ध्यान में रखते हुए ATRE यानी कि असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के बेस पर फिर से एक फ्रेश मेरिट बनाई जाएगी 69,000 कैंडिडेट्स की, जिसमें ये जो पहली लिस्ट जारी की गई थी और जो 6800 की लिस्ट जारी की गई थी, इन दोनों को यहाँ पर इग्नोर किया जाएगा, यानी कि इसका अस्तित्व खत्म हो चुका है। ठीक है, आगे देखिए। वी आर कॉन्शियस ऑफ फैक्ट दैट द लर्न्ड सिंगल जज हैज ऑलरेडी क्वैश द selection list of 6800 कैंडिडेट्स डेट 5/1/2022 वाइड इम्प्यून जजमेंट। तो डबल बेंच कह रही है कि चूंकि हमें ये पहले से संज्ञान में है कि ऑनरेबल सिंगल जज के द्वारा जो 6800 की लिस्ट है वो ऑलरेडी क्वैश की जा चुकी है। ठीक है, और डबल बेंच में भी ये कहा गया है कि जो मेन लिस्ट थी और जो 6800 की लिस्ट थी, दोनों को इग्नोर करते हुए नए तरीके से फिर से सिलेक्शन लिस्ट बनाई जाएगी। इसके बाद देखिए, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी पॉइंट्स enumerated in Rule 14 of Service Rule 1981, reservation policy will be adopted as envisaged under Section 36 of Reservation Act 1994। तो कहा यह जा रहा है कि जो रिजर्वेशन एक्ट 1994 है, उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को ध्यान में रख करके ही ये लिस्ट बनेगी। आगे देखिए, इफ रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट एक्वायर्स मेरिट इक्वेलेंट टू द मेरिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द जनरल कैटेगरी, देन मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी माइग्रेटेड टू द जनरल कैटेगरी एज पर प्रोविजन कंटेंड इन सेक्शन 36 ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 1994। कहा यह जा रहा है कि मान लीजिए जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, मान लीजिए इसका कट ऑफ जो अंतिम गया 67 नंबर गया, और मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है जो कि 68 नंबर पाया, तो ये ओबीसी अपनी कैटेगरी छोड़ करके जनरल की कैटेगरी में चला जाएगा। यानी अब इसे ये माना जाएगा कि ये ओबीसी की सीट नहीं लेगा, बल्कि ये अनरिजर्व की सीट लेगा।
ठीक है, वही बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, यानी कि ऐसे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो कि मेरिट के बेस पर अनरिजर्व की इक्वेलेंट पा रहे हैं नंबर, वो क्या होंगे, वो माइग्रेट हो जाएंगे जनरल कैटेगरी में। और यही होता भी है अगर आप वर्टिकल रिजर्वेशन देखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर आगे कहा गया है द बेनिफिट ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन गिवन इन टर्म्स ऑफ द डायरेक्शन इशूड एबव शैल बी गिव अवे टू द हॉरिजेंटल रिजर्वेशन एज पर द स्टैट्यूट रूल गवर्नमेंट ऑर्डर एप्लीकेबल इन दिस बिहाफ। तो ये सारी जिस प्रकार से रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बातें कही गई हैं, ठीक है। अगला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। वाइल प्रिपेयरिंग द फ्रेश सेलेक्ट लिस्ट for appointment if any one of the working candidate is affected by action of the state government competent authority, they shall be given the session benefit so that the student may not suffer। ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं। यहाँ पर डबल बेंच ये कह रही है कि जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं और जो वर्किंग है, जब फ्रेश लिस्ट बनाई जाएगी और मान लीजिए कि इस फ्रेश लिस्ट में ये वर्किंग कैंडिडेट नहीं आते हैं और अफेक्ट होते हैं, यानी कि लिस्ट में इनका नाम नहीं होता है, उस दौरान स्टेट गवर्नमेंट और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी शिक्षा विभाग क्या करेगा कि उनको सेशन का लाभ देगा, और जिससे जो कैंडिडेट हैं यानी जो शिक्षार्थी हैं यानी जो बच्चे हैं प्राइमरी के, वो सफ़र ना करें। और इस वजह से जब तक ये सेशन चलेगा 2024-25 तक, यानी 31 मार्च 2025 तक, इनको सेशन का लाभ देते हुए इनको सिस्टम से बाहर नहीं किया जाएगा जो कि ऑलरेडी वर्किंग है। आगे वाला पैराग्राफ इनके बारे में बताता है कि भविष्य में जाकर के इनके साथ क्या किया जा सकता है। आप छठा पॉइंट देखिए, द डायरेक्शन इशूड बाय द लर्न सिंगल जज इन द इम्प्यून्ड जजमेंट एंड ऑर्डर स्टैंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। कहा यह जा रहा है कि सिंगल जज के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया था उसको मॉडिफाई कर दिया जाए ऊपर वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब ऊपर वाला पॉइंट ये कहता है कि इनको सेशन का लाभ दिया जाए, यानी जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं लेकिन सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं तो उनको सेशन का लाभ दिया जाए, यानी 2025 के 31 मार्च तक इनको अपॉइंट रखा जाए। उसके बाद छठा पॉइंट ये कहता है कि जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था उसको मॉडिफाई कर दिया जाए अकॉर्डिंगली। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि सिंगल जज ने ये कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट अगर ये चाहे तो जो भी अपॉइंटेड कैंडिडेट हैं उनको पॉलिसी बना करके सिस्टम में रख सकती है। मतलब कि जो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं, भले ही नई मेरिट लिस्ट बनाने के बाद से उनका नाम ना आए, यानी वो सिलेक्शन लिस्ट से बाहर ही क्यों ना हो जाए, फिर भी राज्य सरकार चाहे तो उनको पॉलिसी बना करके रख सकती है। लेकिन यहां पर डबल बेंच ने उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया है ये कहते हुए कि इनको सेशन का लाभ तो दिया जाएगा, यानी 31 मार्च 2025 तक तो ये सिस्टम में बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उसको मॉडिफाई कर दिया गया। यानी इसका सीधे सा मतलब ये है कि राज्य सरकार पॉलिसी बना करके इनको रख नहीं सकती, बल्कि इनको बाहर करने जैसी परिस्थिति बनेगी। हालांकि यहाँ पर साफ तौर पर नहीं लिखा गया है, लेकिन इस छठे पॉइंट का यही मतलब है कि जो सिंगल बेंच के द्वारा जजमेंट दिया गया था इन कैंडिडेट के ऊपर जो कि सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आएंगे, जब रिविजिट किया जाएगा तो इनको एक तरीके से पॉलिसी बना करके रखा जाएगा। उस मैटर को मॉडिफाई कर दिया है डबल बेंच ने। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि सेशन तक यानी 31 मार्च 2025 तक इनको सिस्टम में रखा जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि इनको बाहर करने जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो। देखिए, अभी आपको घबराना नहीं है, अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट भी हैं तो अभी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये मैटर अभी डबल बेंच का है। नो डाउट इससे जो भी कैंडिडेट प्रभावित होगा वो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा ही जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से जब तक अंतिम डिसीजन ना जाए तब तक आप इस पूरे मामले को अंतिम मत मान करके चलेगा। लेकिन हाँ, ऐसे अपॉइंटेड कैंडिडेट के लिए खतरे की घंटी जरूर है। अगले पॉइंट में देखिए, द इंटायर एक्सरसाइज शैल बी कैरीड आउट इन टर्म्स ऑफ दिस जजमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। यहाँ पर डबल बेंच ये कह रही है कि ये पूरा जो प्रोसेस है ये 3 मंथ के अंदर राज्य सरकार को कंप्लीट करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस ऑर्डर। जब ये कोर्ट ऑर्डर जारी हो जाएगा, यानी आज जारी हुआ, तो आज से 3 मंथ के अंदर ये पूरे प्रक्रिया को राज्य सरकार को करना होगा। नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, तो इसका मतलब कि कोई भी एक तरीके से कॉस्ट नहीं लगाया गया है जो भी पिटिशनर या फिर इस प्रकार के रिस्पोंडेंट थे, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो पूरे अगर मामले को अगर मैं समराइज़ करूं तो जो भी 69,000 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो अभी अपनी सर्विसेज जारी रखेंगे। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की ये जिम्मेदारी होगी कि 3 महीने के अंदर एक सिलेक्शन लिस्ट फिर से बनाई जाएगी 69,000 सीटों पर, जिसमें आरक्षण के मामले को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर जिला वरीयता जैसे कॉन्सेप्ट भी सामने आते हैं कि किस जिले में कौन सा
मेरिटोरियस और वो सारी चीज़ों को लेकर भी ध्यान में रखा गया था। तो डबल बेंच ने उन सभी चीज़ों पर ये कहा है कि आप 69,000 की सीधे पहले लिस्ट बनाइए। 69,000 में जो भी कैंडिडेट जैसे सीटें कैसे भरी जाएंगी, मान लीजिए कि यहाँ पर अनरिजर्व की सीटें हो गई, यहाँ पर ओबीसी की, यहाँ पर एसटी की, यहाँ पर एससी की, और इसी में ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल में आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। ये सारे रिजर्वेशन जो हैं कैटेगरी वाइज, जैसे कि ओपन हो गया, अनरिजर्व हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया और एसटी हो गया, ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है। तो यहाँ से अगर कोई कैंडिडेट देखिए, जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होंगे सबसे पहले अनरिजर्व की सीटें ऑक्यूपाई की जाती हैं। तो या आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, सबसे पहले अगर मेरिटोरियस कैंडिडेट है तो वो पहले ये सीटें भरी जाएंगी, उसके बाद जाकर के अलग अलग कैटेगरी की सीटें भरी जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए एसटी का कोई कैंडिडेट है तो वो ओबीसी की सीट पर नहीं जा सकता, लेकिन एसटी का कैंडिडेट है तो वो अनरिजर्व की सीटों पर चला जाएगा। तो अगर एसटी का कोई मेरिटोरियस कैंडिडेट है तो वो अनरिजर्व पर जाएगा, एससी का कोई मेरिटोरियस है तो वो अनरिजर्व पर जाएगा, ओबीसी का कोई है तो वो अनरिजर्व पर जाएगा। जब अनरिजर्व की सीटें कैटेगरी से और अनरिजर्व के कैंडिडेट से भर जाएंगी, उसके बाद से ओबीसी वाली सीटें ओबीसी से भरी जाएंगी और इस प्रकार से पूरा मेरिट तैयार किया जाएगा, जिसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है। और इस मेरिट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट नहीं आएंगे और जो ऑलरेडी अपॉइंट हैं, उनके लिए इस सेशन तक यानी 31 मार्च 2025 तक उनको सिस्टम में रखा जाएगा और उसके बाद से बाहर करने जैसे आदेश हैं। साथ ही साथ अगर ऐसे कैंडिडेट जो कि इस मेरिट लिस्ट में नहीं है यानी ऑलरेडी अपॉइंट नहीं है लेकिन इस मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको भी नियुक्ति दिया जाएगा। तो ये पूरा सार है माननीय डबल बेंच के जजमेंट का। मैं फिर से आपको यहाँ पर याद दिला दूं कि ये अंतिम फैसला नहीं है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है, क्योंकि जो भी पक्ष इससे प्रभावित होगा निश्चित तौर पर वो कोर्ट का रुख जरूर अपनाएगा। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि मान लीजिए कि नई मेरिट लिस्ट बनी और उसमें कोई बीएड कैंडिडेट है तो क्या उसको अपॉइंटमेंट मिल सकता है? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अगर आप 11 अगस्त 2023 का जजमेंट देखेंगे, फिर 8 अप्रैल 2024 का जजमेंट देखेंगे, तो उसमें साफ शब्दों में ये कहा गया है कि इस 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद से कोई भी बीएड अभ्यर्थी का अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है प्राथमिक में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा भर्ती प्रक्रिया 2018 का है और अपॉइंटमेंट 2020 में रामशरण मौर्य वाले केस के अंतर्गत हुआ है। रामशरण मौर्य वाले केस में अगर आप देखेंगे तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को राइटली अलाउ किया था, क्योंकि रामशरण मौर्य वाले केस में बीएड की एलिजिबिलिटी को एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज ही नहीं किया गया था। माननीय पटना हाईकोर्ट के जो 6ठे चरण का कोर्ट ऑर्डर कॉपी है तो उसको आप पढ़ेंगे तो इसमें यही बातें निकल करके आ रही हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में जो हाईकोर्ट में मामले चल रहे थे उनका कोर्ट ऑर्डर पढ़ेंगे तो यही बातें निकल करके आ रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी को कोई खतरा नहीं है। 11 अगस्त 2023 के बाद इनका अपॉइंटमेंट होगा या नहीं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आर्टिकल 14 के अंतर्गत एक ही भर्ती प्रक्रिया में एक ही कैंडिडेट को आप 2 तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। अगर पहले इसमें बीएड अभ्यर्थी को अपॉइंट किया जा चुका है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर, तो आने वाले समय में भी अगर जरूरत पड़ती है, सिलेक्शन लिस्ट में कोई बीएड कैंडिडेट आता है तो उनकी अपॉइंटमेंट 100% होगी। ठीक है, इसमें ये 11 अगस्त वाला फैसला या फिर 8 अप्रैल 2024 वाला फैसला बाध्यकारी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक ही भर्ती में 2 तरीके के नियम नहीं हो सकते। या तो कोई भी बीएड अभ्यर्थी नहीं होगा और अगर हो गए तो सारे बीएड अभ्यर्थी होंगे जो कि सिलेक्शन लिस्ट में आएंगे। और ये पूरी भर्ती प्रक्रिया 2018 की है और 2020 में पहला अपॉइंटमेंट हुआ था। तो आज के परिप्रेक्ष्य में इसको देख करके जोड़ करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगर आर्टिकल 14 का लाभ देना है तो निश्चित तौर पर एक भर्ती प्रक्रिया में सारे स्टेप्स जो हैं वो एक ही तरीके से उठाए जाने चाहिए। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।